वेलकम दोस्तों एज डिस्टेंस क्लासेज पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो पर, मैं हूं अजहर साबरी और मैंने पिछले वीडियो पर मैंने जैसा बताया था कि आज हम लोग देखेंगे कि बच्चों के विभिन्न अवस्थाओं में उनके आयु के बढ़ती अवस्थाओं के अनुसार उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और मनोज्ञात्मक विकास में होने वाले परिवर्तन को भी आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द डेवलपमेंट, फिजिकल चेंजिंग। तो इसमें सबसे पहले अवस्था एवं संभावित आयु वर्ग, उसके बाद शारीरिक परिवर्तन एवं विशेषता को हम लोग जानेंगे। तो आइए हम इन 4 बिंदुओं को मैंने बांटा है, बच्चों के आयु वर्ग के हिसाब से उनकी अवस्थाओं को बांटा है। तो इसमें जो सबसे पहला अवस्था है शैशवावस्था, जिनको हम इन्फेंसी एज इंग्लिश में कहते हैं। ये शैशवावस्था जो है बच्चों के जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में, अर्थात 0 से 2 वर्ष के बीच के बच्चों को शैशवावस्था इन्फेंसी एज के अंतर्गत कोडिंग किया गया है। तो इसमें क्या है कि 0 से 2 वर्ष के बीच के बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, तो बहुत ही तेज़ी गति से इसमें होने लगता है। जैसे शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है जन्म के उपरांत। उसके बाद 1 वर्ष का बच्चा जैसे ही हो जाता है तो उसके अंदर शिशु की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ एवं अन्य अंग इतने विकसित हो जाते हैं कि शिशु बैठने एवं खड़े में होने में समर्थ हो जाते हैं। तो हम देखें कि 0 से 2 वर्ष के बीच के बच्चों की क्या विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट में। इसमें है शैशवावस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था लिया जाता है। पूर्व बाल्यावस्था जिसे हम इंग्लिश में प्री चाइल्डहुड कहते हैं, इसे हम 2 से 6 वर्ष के बीच के अंतर्गत देखते हैं। तो 2 से 6 वर्ष के बीच को पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं। तो इसमें जो आपका शारीरिक परिवर्तन और जो विशेषता है वो क्या है, तो 2 वर्ष के बाद बच्चों में वृद्धि दर कुछ कम हो जाती है। 2 वर्ष के बाद वृद्धि दर कुछ कम हो जाती है। 3 वर्ष के बच्चे तक आते आते उनके आयु में उसकी पूरी दांत निकल आते हैं, जिसे हम सामान्यतः बच्चों के दूध के दांत भी कहते हैं। तो इस 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों के हाथ, पैर एवं पुट्ठे मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि बच्चों के 6 वर्ष की आयु तक बच्चे की सभी इंद्रियां से समझ सकते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं या किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो ये इंद्रियां के अंतर्गत आती हैं। तो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां सुदृढ़ एवं सक्रिय हो जाते हैं। ये सुचारू रूप से ये काम करने लगते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोग पूर्व बाल्यावस्था को देखा, प्री चाइल्डहुड को। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर में है उत्तर बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और ये 6 से 12 वर्ष के बच्चों को माना जाता है कि बच्चे जो है वह उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था के ठीक पूर्व वाली जो अवस्था है उसे हम उत्तर बाल्यावस्था के रूप में जानते हैं और ये 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है बाल्यावस्था में इनकी जो विशेषता है, बच्चे के शारीरिक विकास की गति बहुत ही धीमी गति अर्थात मंद हो कर के फिर उसमें दृढ़ता आती है, परिपक्वता आती है उसमें, और एक कौशल भी आने लगता है। और उसके बाद शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। शारीरिक क्षमताओं की जो डेवलपमेंट है वह तेज़ी से होने लगता है। अब हम देखते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि 8 वर्ष से लेकर के और 11 वर्ष के बीच में सबसे पहले लड़कियों का जो विकास होता है वो बहुत ही तेज़ी गति से होता है। लड़कियों का विकास लंबाई हो या मोटाई हो तो वे अधिक तेज़ी गति से होता है। फिर उसके बाद फिर 11 वर्ष की आयु जब आते हैं तो फिर लड़कों का विकास तेज़ी गति से बढ़ने लगता है। तो 11 से 12 वर्ष के मध्य लड़कियों की वृद्धि दर लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से होता है, परंतु जब 13 वर्ष की उम्र जब आ जाते हैं तो लड़के अधिक तेज़ी से बढ़ने लगते हैं एवं अधिक लंबे तथा भारी भी हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा उत्तर बाल्यावस्था के पीरियड में किस तरीक़ा से लड़कों का और लड़कियों का विकास होता है और वे
पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में किस तरीक़ा से उसका डेवलपमेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है किशोरावस्था, जिसे एडोलसेंट इंग्लिश में कहते हैं। और ये किशोरावस्था का जो उम्र होता है यह बच्चों के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी उम्र भी माना जाता है, जिसमें बच्चों का संपूर्ण विकास बहुत ही तेज़ गति से होता है। और इसमें विद्यालय का योगदान, परिवार का योगदान भी बहुत ही अधिक मायने रखता है। और इसी उम्र में बच्चे सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष को भी समझने लगते हैं। और इसमें बच्चों के संगति का भी असर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। तो इसमें हम देखते हैं किशोरावस्था में कि ये बच्चा 12 से 18 वर्ष का जो एज होता है, इसमें क्या क्या विशेषता है। तो इस अवस्था में किशोर के शरीर में विभिन्न परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे बाहर एवं लंबाई में वृद्धि होने लगता है। उसके बाद शारीरिक संरचना, बच्चों का जो शारीरिक बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें वृद्धि होने लगती है। और मांसपेशियाँ जो हमारे हाथ है, पैर हैं, इसकी जो मांसपेशियाँ मौजूद हैं वे उसमें सुदृढ़ता, मजबूती आने लगती है। और लड़कों में दाढ़ी एवं मूछें निकलने लगते हैं। उसके बाद किशोरियों में रजोदर्शन, स्तनों में उभार, कुल्हों में उभार, शारीरिक आकर्षण में वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पर हमने 4 रूपों को हमने शारीरिक विकास, बच्चों के शारीरिक परिवर्तन को हमने 4 रूपों में देखा, तो और इनकी विशेषताओं को भी देखा। अब आइए हम ये जो शारीरिक परिवर्तन है ये सभी में एक रूप, एक समान हम नहीं कह सकते, एक समान नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी उन बच्चों में आते हैं, जिसमें ये अभिवृद्धि में परेशानियां होती है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर वे क्या कारक हैं जिसके वजह से बच्चों का विकास की गति जो है वह मंद और धीमा होने लगता है, और बच्चे की परिपक्वता का असर जो है वह धीरे धीरे सही से उसका विकास नहीं हो पाता है। तो इसमें कारक हम मानते हैं कि जन्मजात कारक भी बहुत मायने रखता है, कि बच्चों का आनुवांशिक गुण, जो मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा किया था कि आनुवांशिक गुण कितना बच्चों के विकास पर मायने रखता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि गर्भावस्था में ज़रूरी पोषण, गर्भावस्था में ज़रूरी पोषण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि गर्भावस्था के दौरान बच्चे के गर्भ में उसकी माँ को अगर सही से पोषण नहीं मिले तो बच्चों का विकास सही ढंग से और बच्चे स्वस्थ नहीं जन्म ले पाएंगे और उनका विकास भी धीरे धीरे अवरुद्ध होता रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चों की गर्भावस्था के दौरान उनके माँ का आहार भी संतुलित आहार होना बहुत ही आवश्यक है। एवं पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन की कमी, हार्मोन भी बहुत मायने रखता है बच्चों की अभिवृद्धि में, उसके शारीरिक परिवर्तन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके बच्चे के बॉडी फिजिकल स्ट्रक्चर में, बनावट में बहुत अधिक मायने हार्मोन का होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि में हार्मोन विकसित होती है। तो इस हार्मोन के कारण बच्चे का विकास भी धीमी गति से होता है। उसके बाद हम परिवार की स्थिति भी के एक कारक के रूप में ले सकते हैं कि बच्चों में किस तरीक़ा से ये प्रभाव डालता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं मनोगत्यात्मक विकास के बारे में। मनोगत्यात्मक विकास जिसे हम साइकोमोटर डेवलपमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो मनोगत्यात्मक विकास क्या है, आखिर मनोगत्यात्मक विकास से हम क्या समझ सकते हैं। तो यह एक साइकोमोटर डेवलपमेंट होता है जो कि बच्चों के को कौशल बनाने में इसका अधिक योगदान होता है। इसे हम 2 रूप में कैटेगराइज किया गया है। इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है मनोगत्यात्मक विकास के बारे में यहाँ पर लिखे हैं कि मनोगत्यात्मक विकास का संबंध मांसपेशियों के कार्य तथा शरीर में गतियों या क्रियाओं की उत्पत्ति से है, जो मानसिक क्रियाओं के सचेतन नियंत्रण के अंतर्गत होती है। जैसे में गति होना, गति का मतलब चलना, दौड़ना, टहलना। उसके बाद समन्वय, एक दूसरे के साथ मिलना, समन्वय, परिचालन, दक्षता, बल एवं चाल। तो इन सब को हम मनोगत्यात्मक विकास के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं मनोगत्यात्मक विकास मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है स्थूल गत्यात्मक कौशल, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। तो यह क्या चीज़ है स्थूल गत्यात्मक व्यवस्था? यह जो है आपको बाल्यावस्था के दौरान ही यह बच्चों में विकसित होने लगती है और बच्चे चलना, दौड़ना, टहलना
सीख जाते हैं, उनके अंदर ये कौशल अपने आप विकसित हो जाती है। तो यह क्या चीज़ है, तो यह शैशवावस्था द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान अर्जित की जाती है। जब तक बच्चे 2 वर्ष के होते हैं, 2 वर्ष के हो जाते हैं तो वे खड़े होना, चलना, दौड़ना तथा सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं। तो उदाहरण में भी हम देखते हैं कि टहलना, दौड़ना, कूदना, ऊपर चढ़ना, नृत्य करना इत्यादि ये सब स्थूल गत्यात्मक कौशल अर्थात ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। अगला हम है दूसरा जो पॉइंट है इसका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, जिसे हम अंग्रेजी में फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। इसका संबंध छोटी मांसपेशियों की क्रियाओं, जैसे हम यहाँ पे इस फिंगर में हम ये स्केच को पकड़े हुए हैं, तो ये छोटी मांसपेशियों की क्रियाएं हैं जिसे हम सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इसका संबंध छोटी मांसपेशियों की क्रियाओं से होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों में होती है। जैसे उंगलियों में हम उंगली से कोई भी काम करेंगे तो वे आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें प्राय इसका संबंध आँखों से भी होता है। छोटी क्रियाएं हैं, इसमें आँख का समन्वय, दोनों का समन्वय होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद है कि 5 या 6 वर्ष की आयु तक बच्चे सरल तथा छोटे मांसपेशियों की क्रियाओं में समन्वय के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चे छोटी क्रियाओं में चित्रकारी करने में, उसके बाद लिखने में, सिलाई करने में, रंग भरने में एवं क्राफ्ट कार्य इत्यादि करने में अहम योगदान होता है। जब बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होता है तो उनके अंतर्गत ये सब क्रियाएं आने लगती हैं। तो इसमें शिक्षकों का भी एक अहम रोल होता है विद्यालयों में कि वे बच्चों को इन कौशलों के विकास होने में, इन कौशलों का डेवलप्ड होने में कैसे योगदान दे सकते हैं। तो शिक्षकों का विद्यालय में योगदान एक अहम रूप माना जाता है, जिसमें वे बच्चों को चित्रकारी करने में, लिखने में, सिलाई करने में, रंग भरने में वे उनको समय दें, उनको आज़ादी दे स्वतंत्र रूप से उन्हें करने के लिए। तो वे उनके अंदर जो इन चीज़ों का जो एडॉप्टेशन होगा वे अधिक ही वृद्धि करेगा और वे बच्चों का जो ये विकास है, साइकोमोटर डेवलपमेंट है, वे उनके जीवन के लिए सही स्थान उनके अंदर ले पाएगा और उनका विकास इसके साथ साथ उनका पूरे शारीरिक विकास जो है उसमें समन्वय होते हुए उनमें एक निखार आ जाएगा बच्चों में। तो आज हम लोगों ने देखा कि विकास के शारीरिक परिवर्तन में कैसे कैसे उनके बच्चों को कैटेगराइज किया गया और उनकी विशेषता को देखे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर साइकोमोटर डेवलपमेंट के बारे में जाने। तो इन सब चीज़ों से भी संबंधित प्रश्नों को पूछे जाते हैं सीटेट वगैरह एग्ज़ामों में। तो हम जैसा कि हम लास्ट में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को 3, 4, 5 प्रश्नों को देखते हैं और उनको हम जानते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखें। इन चीज़ों से संबंधित, इन जो पॉइंट्स हैं, इन बिंदुओं से संबंधित ही प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें जीन पियाजे के सिद्धांत वगैरह को देखेंगे। तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो इनसे संबंधित पूछे गए प्रश्नों को जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारा पहला सवाल है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ये आपको CTET के द्वारा जो CBSE माध्यम के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें CTET 2019 दिसंबर 2019 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया था कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। इसमें 4 ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ें उसके बाद ही प्रश्नों का उत्तर दें। तो हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। यह है, पहला ऑप्शन यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चे दुष्ट रूप में पैदा बिल्कुल नहीं होते हैं। दूसरा है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
तो बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण को पूरी तरह से परिवेश द्वारा, पूरी तरीके से परिवेश द्वारा ही निर्धारित किया था, ऐसा भी नहीं है। बच्चे का उनके गुण को परिवेश भी चाहिए, समाज भी चाहिए, आस पड़ोस विद्यालय भी चाहिए, तभी उनका विकास होगा, केवल परिवेश से ही नहीं होगा। तो न ये होगा आंसर, न ये होगा। तीसरा देखते हैं कि यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। तो सांस्कृतिक संदर्भों में समान है ऐसा भी नहीं है। चौथा है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो सामाजिक संरचना में बिल्कुल सभी आएंगे, परिवेश, परिवार, विद्यालय। तो उसके अंतर्गत ये हमारा जो सही आंसर फिट बैठ रहा है वो पहला का 4 नंबर है। उसके बाद हम दूसरा में देखते हैं कि चालक विकास की दर में, दूसरा सवाल है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो अब हम चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, ये सीधा सीधी रिलेटेड है आपको मनोगत्यात्मक विकास से। तो इसमें जो सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल होगा, उसके बाद फाइन मोटर स्किल होगा। तो इसमें क्या है कि पहले सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास और अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहले स्थूल होता है, उसके बाद आपका सूक्ष्म होता है। दूसरा है शीर्षगामी अधोगामी और शीर्षगामी अधोगामी, तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे की ओर बढ़ना और फिर पीछे की ओर जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर है कि अधोगामी माने आधे अर्ध की ओर जाना, फिर शीर्ष आगे की ओर जाना, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद कर रहा है अधोगामी स्थूल चालक विकास। तो अधोगामी स्थूल चालक विकास, ग्रोस मोटर स्किल सबसे पहले, उसके बाद परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर अगला सवाल, वह अवधि जो वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ये प्रश्न सीटेट 2019 1 to 5 में पूछा गया है। तो इसमें है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, जिसमें वयस्कता किशोरों में सबसे पहले आता है। तो ये बाल्यावस्था के बाद, तो बाल्यावस्था की समाप्ति पर किस में आता है, तो किशोरावस्था ऑप्शन जब रहेगा तो किशोरावस्था ही मारेंगे, और ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद या बाल्यावस्था की समाप्ति को मारेंगे। तो ये नहीं होगा, मध्यबाल्यावस्था नहीं, पूरी क्रियात्मक अवधि नहीं, तो हमारा ये होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि बच्चों के शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या विशेषताएं और गुण होती हैं, और उसके बाद बच्चों के अंदर जो साइकोमोटर डेवलपमेंट कैसे विकसित होता है। तो इन चीज़ों को और उनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को देखा। अब ये हमारा आज का ये सीरीज़ ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है ये कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।